Karnataka set question paper 2024 education subject. So the first question of this session is which Indian school of thought considers all knowledge as relative? इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है वो ऑल नॉलेज एज रिलेटिव, वो सारे के सारे नॉलेज को रिलेटिव मानकर चलता है? ऑप्शन वेदांत, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जैनिज्म. जैनिज्म एक फिलोसफी है जो कि मानता है कि सारे के सारे जो नॉलेज है वो रिलेटिव है. सी, this is Indian philosophy. Basically, Indian philosophy is categorized as Astika and Nastika, and this category is categorized as on the base of Veda. कि देखिए इंडियन फिलोसफी जो है इसको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन बिलीफ इन वेद, कि कितना दूर तक वो वेद के ऊपर हम लोग भरोसा कर रहे हैं और कोई स्कूल भरोसा कर रहा है, उसी को लेकर जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसी को कैटेगराइज किया गया है. जो और जिस स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी वेद के ऊपर बिलीव करता है उसी को हम लोग आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी मानते हैं, और जो वेद के ऊपर वेदों को रिजेक्ट करता है, नहीं मानता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नास्तिक फिलोसफी बोलते हैं. तो आस्तिका के अगर अंडर देखेंगे तो बेसिकली चार चार से छह फिलोसफी जो है वो बहुत ही क्रूशियल है और बहुत इम्पोर्टेंट है, और नास्तिका के अंदर सिर्फ तीन फिलोसफी हमको देखने के लिए मिलता है. और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए तो आस्तिक स्कूल के अंदर कौन कौन सा आ रहा है? न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत. हो गया. ये जो छह स्कूल ऑफ फिलोसफी है इनको आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी बोला जाता है, क्योंकि इनका जो फिलोसफी है ये वेद को बिलीव करता है. लेकिन अगर हम देखें बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार्वाक, तो ये तीनों स्कूल ऑफ फिलोसफी, इसको नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी बोला जाता है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी बोला जाता है, क्योंकि ये तीनों फिलोसफी वेद को रिजेक्ट करता है. ओके. तो अगर इनका फाउंडर को अगर हम देखें तो न्याय जो है इनको माना जाता है कि गौतम जो है ये बुक एक लिखे थे, तो कुछ जगह में इनको इसका फाउंडर माना गया है. वैशेषिक का फाउंडर कन्नड़ है, सांख्य का कपिल है, योगो का पतंजलि है, मीमांसा का जामिनी है, वेदांत का भी बदायन है. ओके. अगर हम लोग बुद्धिज्म का देखिए तो आप लोग को सबको पता है गौतम बुद्ध, जैनिज्म का महावीर, चार्वाक का बृहस्पति. ओके. सो दिस इज द बेसिक स्केलेटन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी. अगर हम देखिए वेदांत को, जो कि इसका एक ऑप्शन था, तो ये जो वर्ड है इसी का मीनिंग क्या है? द कंक्लूजन ऑफ वेद. ओके. कि ये वेदांत, इसको कोई कोई बोलते हैं वेद प्लस अंत से बना हुआ है. हो गया कि वेद का जब अंत हो गया तब ये बना है, ऐसे कुछ लोग मानते हैं. लेकिन इसी का जो एक्चुअल मीनिंग है अगर उसी को हम देखें तो कंक्लूजन ऑफ वेद बोला जाता है. हो गया. दिस इज वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी. आप लोग को पता है, हम लोग यहाँ जो देखिए कि देखिए ये जो 6 ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है इनमें से ये आता है, क्या है? एक वेदांत करके आता है. ओके. और इसी का जो प्राइमरी फोकस रहता है वो उपनिषद उपनिषद के ऊपर ही रहता है, कि ये फिलोसफी जो है कंप्लीटली उपनिषद के ऊपर ही बेस करके बना हुआ है, भागवत गीता के ऊपर बना हुआ है, एंड द ब्रह्म सूत्र. हो गया. ये जो तीन चीज है, उपनिषद, भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र, ये तीनों के ऊपर ही बेस करके ये फिलोसफी बना हुआ है. अगर वेदांत को अगर हम देखिए तो इसी का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो तीन फंडामेंटल कंसेप्ट देखने के लिए मिलता है. एक ब्रह्मा, हो गया, द अल्टीमेट रियलिटी, हो गया, जो कि अल्टीमेट रियलिटी जिनको हम मानते हैं. दूसरा वाला है आत्मा, जिसको कि हम लोग इंडिविजुअल सेल्फ बोलते हैं, उसका एक पार्ट बोलते हैं. हो गया. और इसी का रिलेशनशिप. और तीसरा जो है वो है माया. हो गया. जिसको कि हम लोग बोलते हैं द इल्यूजरी नेचर ऑफ फेनोमेनल वर्ल्ड, की ये जो माया मोह हम लोग बोलते हैं. कोई अगर आप दिखेंगे कोई साधु या संत के पास जाएंगे, महाराज के पास जाएंगे, तो वो आपको एक टर्म बोलते हैं, ये दुनिया जो है ये माया है. ओके. माया मतलब कुछ ऐसे दिखने वाला चीज नहीं है, कुछ रहस्य है, मतलब जिसको कि हमको समझ में नहीं आ रहा है. मतलब एक इल्यूजरी नेचर जो है हमारा दुनिया का, इसी को ही हम लोग माया बोलते हैं. ओके.
नेक्स्ट अगर हम दिखे तो ये वेदांत फिलोसफी जो है, इसका जो की कंसेप्ट है वो ब्रह्मा एंड आत्मा। ब्रह्मा हम लोग वो डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अल्टीमेट रियलिटी है, जिसको कि इन्फिनाइट रहता, जो कि इन्फिनाइट है, जो कि अनचेंजिंग है। ओके, ये ब्रह्मा है। लेकिन आत्मा का बात करें तो इंडिविजुअल सेल्फ है, और ये आइडेंटिकल टू ब्रह्मा रहता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बहुत एग्जाम में, तो इसलिए इसको याद रखना। ये ब्रह्मा जो है और ब्राह्मण जो है, ब्रह्मा बोल रहा हूँ, ब्राह्मण जो है, तो ये क्या है कि ये अल्टीमेट रियलिटी है और इन्फिनाइट है ये, और उसके साथ साथ ये अनचेंजिंग है। लेकिन जब आत्मा को दिख रहे हो, आत्मा क्या है, ये एक इंडिविजुअल सेल्फ है और ये ब्रह्मा के साथ आइडेंटिकल है। ओके, अगर हम देखिए इसी का जो पाथ टू नॉलेज हो गया, क्या पाथ टू नॉलेज, तो ये तीन तरह का पाथ के बारे में बोले थे, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। हो गया क्या, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ज्ञान योग का बारे में जब बोलते हैं तो ये पाथ ऑफ नॉलेज इसी को बोला जाता है। हो गया, जब ज्ञान योग का बारे में बोल रहे हैं, जब हमको ज्ञान मिलने के लिए, नॉलेज मिलने के लिए हम लोग जो योग करते हैं उसको ज्ञान योग बोलते हैं। हो गया, और यहाँ हम लोग सेल्फ इंक्वायरी करते हैं और विजडम की तरफ जाते हैं। भक्ति योग, जिसको हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ डिवोशन। हो गया, तो भक्ति योग को क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ डिवोशन। हम लोग कितना डिवोशन कर रहे हैं, यहाँ लव एंड सरेंडर टू द गॉड। हो गया, ये लव और सरेंडर टू द गॉड, यहाँ हमको भक्ति, जब हम लोग भक्ति करते हैं किसके लिए, कोई भी भगवान के लिए, आप देखे होंगे हिंदू फिलोसफी में कि उसके लिए हम लोग एकदम सब कुछ निछावर कर देते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं कि उसको बहुत प्यार करते हैं, उसके सामने सब कुछ सरेंडर करते हैं, वो जो बोलता है वो मान लेते हैं। ओके, ये है भक्ति योग। ओके, नेक्स्ट है कर्मयोग। कर्मयोग मतलब पाथ ऑफ एक्शन, जहाँ की हमको काम करना पड़ता है, सेल्फलेस सर्विसेज करना पड़ता है। ओके, ये जो तीन है ये पाथ ऑफ नॉलेज है। ये तीनों पाथ से ही आपको नॉलेज मिल सकता है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ज्ञान योग में आपको मिल रहा है नॉलेज, जहाँ की आप सेल्फ इंक्वायरी एंड विजडम्स को दिखने के लिए मिल रहा है। भक्ति योग, जहाँ की पाथ ऑफ डिवोशन जिसी को बोला जा रहा है, लव एंड सरेंडर टू गॉड, यहाँ देखने के लिए मिलता है। पाथ ऑफ एक्शन, सेल्फलेस सर्विसेज, यहाँ हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, एथिकल प्रिंसिपल को अगर हम दिखे तो इसी का दो एथिकल प्रिंसिपल देखने के लिए मिलता है, एक धर्म, दूसरा वाला है अहिंसा। ओके, धर्म एक अलग चीज है, अहिंसा एक अलग चीज है। और ये धर्म का जो मीनिंग है वो अलग अलग जो फिलोसोफर है, अलग अलग टाइम जो है, अलग अलग लैंग्वेज जो है, उसी के हिसाब से इसी का डेफिनेशन अलग होता है। और वेदांत फिलोसफी जो है, इसके हिसाब से धर्म का मतलब क्या है, राइटियसनेस एंड ड्यूटी। ओके, जो हमारा जो काम, ओके, जो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइटियसनेस, उसी को क्या माना गया है, धर्म माना गया है। और उसके साथ साथ ये धर्म जो है ये क्या है, मोरल लॉ गवर्निंग इंडिविजुअल कंडक्ट, जो ये एक तरह का मोरल लॉ है किसी भी इंडिविजुअल को कंडक्ट करने के लिए। और दूसरा वाला क्या है, अहिंसा, जिसको हम लोग नॉन वायलेंस सिंपली बोलते हैं, और जहाँ के हम लोग क्या करते हैं कि सारे के सारे लोगों को, सारे के सारे लिविंग बीइंग को हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। अगर हम लोग वेदांत फिलोसफी का मेजर टेक्स्ट का बात करें तो यहाँ तीन टेक्स्ट आता है, हालांकि यहाँ में एक ऐड करना भूल गया हो, उपनिषद, भागवत गीता, और जो एक है ब्रह्मा सूत्र। हो गया, ब्रह्म सूत्र ये भी आता है। हो गया, जो उपनिषद का बात करते हैं ये क्या है, एक फिलोसॉफिकल टीचिंग रहता है, जहाँ की हम लोग क्या करते हैं कि खुद को और दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन भागवत गीता जो है ये क्या है, एक तरह का डायलॉग है, किसका बारे में, राइटियसनेस एंड ड्यूटी के बारे में। और हम लोग किसी वे से जाने से सेल्फ रियलाइजेशन कर पाएंगे, हो गया, हमारा हो पाएगा, उसी को हम लोग को भागवत गीता से ही मिलता है। और एक ब्रह्म सूत्र जो है उसमें भी बहुत सारी चीजें। और अगर हम लोग इसी का कोर बिलीफ को दिखे तो माया एंड लिबरेशन, ये दो तरह का चीज के ऊपर बिलीव करता है। माया का मतलब क्या है, इल्यूजन्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, जो कि पहले हम लोग को डिस्कस कर चुके हैं कि माया मतलब एक तरह का इल्यूजन है। हो गया, ये मटेरियल वर्ल्ड का एक तरह का जो इल्यूजन होता है उसको हम लोग माया बोलते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी एंड परसेप्शन, और माया क्या है कि ये एक तरह का डिफरेंस है किसी किसी के बीचों बीच रियलिटी और परसेप्शन के अंदर जो डिफरेंस है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि माया बोलते हैं। लिबरेशन, जिसको कि मोक्ष बोलते हैं, और जिसका कि मेन एस्पेक्ट है वेदांत फिलोसफी का, जहाँ के हम लोग को कि ये बर्थ एंड डेथ साइकिल से क्या मिलता है, फ्रीडम मिलता है, और मोक्ष मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिबरेशन से मिलता है। ओके, और यहाँ क्या होता है कि ये जो सेल्फ हमारा है वो ब्रह्मा के साथ जो क्या हो जाता है कि वो वननेस हो जाता है।
प्रैक्टिसेस का बात करें तो यहाँ दो तरह का प्रैक्टिसेस देखने के लिए मिलता था, मेडिएशन एंड रिचुअल। मेडिएशंस में लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे थे, सेल्फ फोकस कर रहे थे, और ये एक तरह का खुद को रियलाइज करने का एक टूल था। लेकिन रिचुअल का बात करें तो लोग और सिर्फ ऑफरिंग कर रहे थे, हो गया कल्चरल, एक तरह का कल्चरल एक्सप्रेशन है हमारा डिवोशन का। तो ये ऑल अबाउट बेसिक एस्पेक्ट और सम की एस्पेक्ट ऑफ वेदांत फिलोसफी। नेक्स्ट अगर हम वेदांत फिलोसफी को देखें तो इसी का सब कैटेगरी देखने के लिए मिलता है, और यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नियरली 6 टाइप ऑफ हमको क्या मिलता है कि सब कैटेगरी ऑफ वेदांत फिलोसफी मिलता है। सबसे पहले जो आता है भेदाभेद, जिसी को हम फाउंडर है कौन, भास्कर, हो गया भास्कर, ये भेदाभेद नाम का एक बुक को लिखे थे, इसके लिए कुछ जगह में ऐसे लिखा गया है, हो गया। और ये भेदाभेद जो है वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के अंदर ऊपर बिलीव करता है, और जो इंडिविजुअल सोल है और ब्रह्मा जो है उनका को एग्जिस्टेंस के बारे में ये बोलता है। क्या को एग्जिस्टेंस के बारे में बोलता है। लेकिन विशिष्ट द्वैत के बारे में जब जाएंगे तब इसी का फाउंडर हमको मिलेंगे कौन, रामानुज इनका फाउंडर है। और ये जो सब स्कूल है ये बिलीव करता है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। क्या क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, यहाँ से बहुत वे से बहुत तरीका से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई पूछा जा रहा है, एक साइड में लिख दे रहा है कि नहीं ये 6 तरह का वेदांत फिलोसफी, इस साइड में लिख देता है फाउंडर। कभी लिख देता है कि वेदांत फिलोसफी का नाम अलग अलग, हो गया, और ये साइड में लिख देता है नॉन डुअलिज्म, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ऐसे करके लिख देता है। हमको बोलता है कि नहीं मैच द कलम। तो इसलिए हमको याद रखना चाहिए कि भेदाभेद का फाउंडर भास्कर है, ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के ऊपर बिलीव करता है। लेकिन विशिष्ट द्वैत जो है इसी का फाउंडर है रामानुज, और ये बिलीव करता है स्पेशली किसी के ऊपर, नॉन डुअलिज्म के ऊपर, हो गया। ये क्या करता है कि डिस्टिंक्शंस बिटवीन ब्रह्मा एंड इंडिविजुअल सोल, कि ये ब्रह्मा और इंडिविजुअल सोल के अंदर क्या है डिफरेंसेस है, जो कि भेदाभेद रिजेक्ट करता है कि ये दोनों क्या करते हैं कि को एग्जिस्ट करते हैं। ब्रह्मा और इंडिविजुअल सोल जो है ये लोग को एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन विशिष्टाद्वैत बोलता है कि नहीं वो दोनों के अंदर डिफरेंस है, हो गया। ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के अंदर बारे में बोल रहे हैं भेदाभेद, लेकिन विशिष्टाद्वैत बोल रहा है कि नहीं, कि क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, और ये भक्ति के ऊपर ज्यादातर एम्फसाइज करता है कौन, विशिष्टाद्वैत। शुद्धाद्वैत के बारे में अगर देखिए तो इसी का जो फाउंडर है वो है वल्लभाचार्य, कौन, वल्लभाचार्य। और ये एक प्योर नॉन डुअलिज्म से, क्या ये प्योर नॉन डुअलिज्म से, और ये फोकस करता है जो डिवाइन ग्रेस जो है इसी के ऊपर फोकस करता है। और जो डिवोशन टू कृष्ण जो है, हो गया, जो कृष्ण जो है उसी के ऊपर ही ये एम्फसाइज करता है, हो गया। भेदाभेद भास्कर, विशिष्टाद्वैत रामानुज, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, भेदाभेद यूनिटी डाइवर्सिटी, को एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्मा एंड इंडिविजुअल, विशिष्टाद्वैत नॉन डुअलिज्म, डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्रह्मा एंड सेल्फ सोल, हो गया। शुद्धाद्वैत फोकस ऑन डिवाइन ग्रेस और डिवोशन टू ग्रेस। सो दिस इज ऑल अबाउट भेदाभेद, विशिष्टाद्वैत एंड शुद्धाद्वैत। अगर हम लोग देखें तो अद्वैत वेदांत जिसको बोलते हैं इसी का फाउंडर है आदि शंकर, हो गया। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसी को एक को लेकर ऊपर भी बहुत बार पूछ लेता है। अगर इसी को देखें तो ये है नॉन डुअलिज्म, हो गया। देखिए कि जब हम लोग विशिष्टाद्वैत के बाद बोलते हैं ये नॉन क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म है, लेकिन शुद्धाद्वैत क्या है, प्योर नॉन डुअलिज्म है। और ये अद्वैत जो है क्या है, ये है नॉन डुअलिज्म। ये क्या बोलता है, अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्मा, हो गया, कि ये बोलता है कि नहीं सिर्फ एक ही रियलिटी है और वो है ब्रह्मा, हो गया। इल्यूजन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, और उसके साथ साथ ये और जो उसी को छोड़कर और जो भी चीज है वो क्या है, वो माया है, हो गया, इल्यूजन है। ये अद्वैत वेदांत बिलीव करता है। अगर हम लोग तत्ववेद को देखिए और द्वैत को देखिए हम लोग, तो इसी का जो फाउंडर है वो है माधवाचार्य। ये डुअलिज्म्स के ऊपर बिलीव करता है, और ये क्लियरली डिस्टिंग करता है गॉड और इंडिविजुअल सोल, जो कि एक तरह से हमारा विशिष्टाद्वैत में भी देखने के लिए मिलता है कि वो भी बोलता है कि ये ब्रह्मा और जो आइडेंटिकल सोल है, इंडिविजुअल सोल है, वो एक तरह का उनमें क्या है, डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस है। और जो कि एक तत्ववाद और द्वैत जिसको कि माधवाचार्य फाउंड किए थे, ये बोलता है कि नहीं कि ये जो इंडिविजुअल्स सोल है और गॉड है इनमें डिफरेंस है, और एम्फासिस ऑन
ग्रेस एंड डिवोशन, ये ग्रेस एंड डिवोशन के ऊपर बिलीव करता है। अगर हम लोग देखिए अचिंता भेदा भेदा, तो इसका फाउंडर है चैतन्य महाप्रभु। हो गया, चैतन्य महाप्रभु, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो है ये बिलीव करता है इन कॉन्सिमेबल ऑन वननेस एंड डिफरेंसेस। हो गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकंसिडेबल वननेस एंड डिफरेंसेस हमको देखने के लिए मिलता है किसके अंदर, कि हमारा जो ब्रह्मा है और ब्राह्मण है, और उसके साथ साथ हमारा इंडिविजुअल सोल के ऊपर। ये ज्यादातर एम्फोसाइज करता है लव और डिवोशन के ऊपर, और रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड सोल इज बोथ डिस्टिंक्ट एंड नॉन डिस्टिंक्ट। ये बोलता है कि वननेस और डिफरेंस, कुछ टाइम बोलता है कि नहीं एक ही है, और कुछ टाइम बोलता है कि नहीं कुछ जगह में डिफरेंसेस है। सो दिस इज ऑल अबाउट सब स्कूल ऑफ वेदांत फिलोसफी। और यहाँ से आपको कैसे भी करके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, और मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ ये सिचुएशन से और ये वाला ग्राफ से। हो गया, एक तो क्वेश्चन पूछता है कितना है, अद्वैत भेदाभेद द्वैत विशिष्टाद्वैत अचिंत भेदाभेद शुद्ध अद्वैत, ऐसे करके पूछ लेता है। नहीं तो पूछ लेता है उसका फाउंडर भेदाभेद का भास्कर, विशिष्टाद्वैत का रामानुज, शुद्धाद्वैत का वल्लभाचार्य, अचिंत भेदाभेद का चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत का माधवाचार्य, अद्वैत का आदिशंकर। ओके, ऐसे बहुत सारे वैसे इसको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखिए कुछ जो कोट जहाँ से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेदांत फिलोसफी से, ईच सोल इज पोटेंशियल डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इस स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट था। और अब लोग को पता ही है स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़ा वेदांतिस्ट थे, ये वेदांत फिलोसफी के ऊपर बिलीव करते थे। द वेदांत रिकॉग्नाइजेस नो सिन, इट ओनली रिकॉग्नाइज एरर, एंड द ग्रेटेस्ट एरर इज टू से दैट यू आर वीक। स्वामी विवेकानंद का ये भी एक स्टेटमेंट था, इसी को भी बहुत बार पूछा गया है। Arise, awake and stuff, not till the coals is reached। स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है जो कि आपको हर जगह में देखने के लिए मिल जाएगा। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, एक्सपेंशन इज लाइफ, कंस्ट्रक्शन इज डेथ, लव इज लाइफ, हेट्रेड इज डेथ। इसी का भी ये जो स्टेटमेंट है ये भी स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट था, लेकिन बहुत अच्छा है, आपको बहुत जगह में लिखा हुआ ये मिल जाएगा। यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। हो गया, इसको भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। कितना अच्छा एक स्टेटमेंट, 3-4 वर्ड में वो लिख दिए हैं। द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योर सेल्फ वीक। स्वामी विवेकानंद का ये भी स्टेटमेंट था। गुड विल टुवर्ड ऑल बीइंग्स इज द ट्रू रिलीजन, चेरिश इन योर हार्ट बाउंडलेस गुड विल टू ऑल दैट लाइफ। ये भी स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट था। द एंड ऑफ ऑल एजुकेशन, ऑल ट्रेनिंग शुड बी मैन मेकिंग। स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट था। कंफर्ट इज नो टेस्ट ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ इज ऑफ्टन फार फ्रॉम बीइंग कंफर्टेबल। व्हाट वी वांट इज वेस्टर्न साइंस coupled with Vedanta। Okay, these are some of the quotes of Swami Vivekananda, and you can see also Vedanta philosophy। नेक्स्ट, जैनिज्म का बात करें तो ये जैनिज्म फिलोसफी जो है इसी का जो इवोल्यूशन है वो एंशिएंट इंडियन रिलीजन के ऊपर एम्फसाइज करके ये डेवलप हुआ था। जब हमारा जो वैदिक कल्चर था इंडिया में, तो उसी का जब उसी में कुछ ब्लैकनेस जब देखने के लिए मिला था, तब उसी का रिएक्शन में हमको 2 स्कूल ऑफ फिलोसफी देखने के लिए मिला था। एक है बुद्धिज्म, दूसरा वाला है जैनिज्म। ओके, ये जैनिज्म इसीलिए माना जाता है कि ये जो है ये एंशिएंट इंडियन रिलीजियन दैट एम्फसाइज नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड परस्यूट टू स्पिरिचुअल लिबरेशन। और जो कि एक एंशिएंट इंडियन रिलीजियन है जो कि बिलीव करता है नॉन वायलेंस के ऊपर, ट्रूथ के ऊपर और स्पिरिचुअल लिबरेशन के ऊपर ये बिलीव करता है। और इसी का जो फाउंडर है वो है महावीर, जो कि 6th सेंचुरी BC में इसको फाउंड किए थे। ओके, और इनके हिसाब से दुनिया जो है और हम लोग जो है वो लॉज ऑफ कर्म के हिसाब से चल रहे हैं, एंड दैट एवरी लिविंग बीइंग हैज एन इटर्नल सोल। और इनके हिसाब से हर एक लिविंग बीइंग का एक इटर्नल सोल है।
और जो अल्टीमेट गोल है जैनिज्म्स का वो क्या है कि मोक्ष और लिबरेशन। अगर हम लोग जैनिज्म का टेक्स्ट के बारे में देखें तो यहाँ से पूछा जा रहा है और कोई भी इसके बारे में कहाँ भी जिक्र नहीं कर रहा है। आगमास जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तत्व तत्व तत्वर्थ सूत्र इस यहाँ से पूछा गया है, समाय सारा यहाँ से पूछा गया है, नियम सारा यहाँ से पूछा गया है, प्रतीक कमान सूत्र यहाँ से पूछा गया है, सिद्धांत यहाँ से पूछा गया है। सिद्धांत और जो फास्ट आगमास यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखिए कोर प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म को तो यहाँ भी देखने के लिए मिलता है हमको 7 कोर प्रिंसिपल। पहले आता है अहिंसा, आपको पता है ये एक फंडामेंटल टेनेंट है जैनिज्म्स का, ओके। क्योंकि ये लोग को बिलीव करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं सारे के सारे लिविंग स्पिरिट को। दूसरा वाला है अपरिग्रह, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नॉन पॉजेसिवनेस। क्या? नॉन पॉजेसिवनेस। ये लोग डिटेचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशंस, ये मटेरियल्स जो एस्पेक्ट है यहाँ से ये लोग बहुत दूर रहते हैं और एक सिंपल लाइफ ये लोग जीते हैं। ब्रह्मचर्य जिसी को सेलिब्रेसी और कैस्टिसिटी हम लोग बोलते हैं, जो कि जहाँ के हम लोग हमारा जो डिजायर है उसी के ऊपर हम लोग कंट्रोल ले लेते हैं। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में आ जाता है। लिबरेशन जो कि मोक्ष का बारे में बोलते हैं, अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म बोला जाता है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। और लिबरेशन का मतलब ये भी है कि ये जो रिबार्थ है, रिबार्थ का चक्कर से बाहर निकलना ही क्या है? मोक्ष है। अनेकांतवाद जो कि हम लोग नॉन एब्सोल्यूटलिज्म, क्योंकि ये जो जैनिज्म्स है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव के ऊपर बिलीव करता है और ये डगमाटिज्म्स जो है उसको ये अवॉइड करता है। सत्य, ट्रूथफुलनेस, ये ऑनेस्टी के ऊपर ज़्यादातर एम्फसाइज करता है, ट्रूथ के ऊपर, ट्रूथ के लिए कमिटमेंट रहता है। कर्म जो कि मानता है लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये एक है जो पुनर्जन्म जो बोलते हैं उसी के ऊपर ये बिलीव करता है। इम्पैक्ट ऑन सोल्स जर्नी, ओके, और ये आत्मा का जो यात्रा है, जर्नी है, उसी के ऊपर ये बिलीव करता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए आई थिंक यस, अहिंसा वी ऑलरेडी डिस्कस, परिग्रह, मोक्ष, तीर्थंकर, कर्म, अनेकांतवाद। सी हियर एक आपको अलग चीज मिल जाएगा, वो है क्या? राइट पे इसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। त्रिरत्न, ओके। जैनिज्म्स में त्रिरत्न किसी को माना जाता है और 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म्स अगर कहाँ पूछा जा रहा है तो वो राइट एक्शन, राइट नॉलेज, राइट फेथ को बोला जाता है। अगर हम लोग जैन का जो तीर्थंकरों को देखें तो हम लोग को 26 तीर्थंकर देखने के लिए मिलता है, जिनको कि हम लोग स्पिरिचुअल टीचर ऑफ जैनिज्म्स भी बोलते हैं। जो फास्ट तीर्थंकर थे वो है ऋषभनाथ, हो गया, और उनका जो सिंबल था वो है बुल, और लास्ट जो है वो है महावीर, हो गया, और इनका जो सिंबल है वो है लायन। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है और कभी कभार पूछा जाता है कि 23rd तीर्थंकर कौन है। तीर्थंकर का अगर कैरेक्टरिस्टिक को हम देखें तो ये एक परफेक्ट पिक रहते हैं और ये लोग जो वर्ल्डली लाइफ है वहाँ से बहुत दूर रहते हैं और ये लोग धर्मों के बारे में पढ़ाते हैं। अगर हम लोग कांस्टेंट को देखें तो हम लोग को 5 कांस्टेंट देखने के लिए मिलेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, हो गया, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, सेलिब्रेसी, नॉन पॉजेसिवनेस। ये है कांस्टेंट ऑफ जैनिज्म। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम लोग देखें तो जैनिज्म का 2 टाइप देखने के लिए मिलता है, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। श्वेतांबर जो जैनिस्ट फिलोसोफर है वो लोग बिलीव करते हैं कि वो पहनते हैं क्या? व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं और उसके साथ साथ नॉन पॉजेसिवनेस जो है उसी के ऊपर ये थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। और इनका प्रैक्टिस को हम लोग देखिए तो मोनास्टिक लाइफ ये लोग जीते हैं, रिचुअल एंड प्रेयर करते हैं और इनका जो स्क्रिप्चर है वो क्या है? आगमस और कमेंटरीज जो है जैनिज्म्स में उसी को ये लोग मानते हैं। अगर दिगंबर को देखिए हम लोग तो ये स्काई क्लाड्स नेकेड रहते हैं ज़्यादातर, आप लोग देखे होंगे जनरली, और ये लोग एम्फसाइज करते हैं कि इसके ऊपर रेनुंसिएशंस के ऊपर ये लोग बिलीव करते हैं। और प्रैक्टिसेस को अगर हम देखें तो ये स्ट्रिक्ट एकदम एसेटिज्म्स रहते हैं और बहुत कम लिमिटेड रिचुअल्स इनका रहता है। इनका जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर है वो कौन सा है? वो है कैनन्स और टेक्स्ट बाय आचार्य जो रहता है वो दिगंबर का वो मेन टेक्स्ट रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ 4 नोबेल ट्रूथ ये बुद्धिज्म चला आया। बुद्धिज्म का जो 4 नोबेल ट्रूथ देखने के लिए मिलता है, द ट्रूथ ऑफ दुख, द ओरिजिन ऑफ दुख, द एक्सटेंशन ऑफ दुख, द पाथ
लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ दुख, कि बुद्धिज्म जो है वो भी एक समसामयिक फिलोसफी है जैनिज्म के साथ। और ये जो फोर नोबेल ट्रूथ है, ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो ट्रूथ है कि ये मानते हैं कि हम लोग की दुनिया में ये चार ही चीज के लिए हमको बहुत दुख हो रहा है। द ट्रूथ ऑफ दुख, ओके, टू अंडरस्टैंड दुख, कि क्या दुख क्या है, कि उसको हमको समझना चाहिए। ओके, कि ये दुख, ऐसे हमको रिकॉग्नाइज कर पाना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या एनकरेज करना चाहिए, दुख शुड बी अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड। ओके, कि ये दुख जो है वो किसके लिए हो रहा है। जब हम लोग समझ में आ जाएगा किसके लिए दुख हो रहा है, किसके लिए हम लोग दुखी है, तब हमारा जो दुख है वो कम हो जाता है। ओके, और ये दुख जो है उसको रियलाइज भी करना चाहिए। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ दुख, हमको क्या यहाँ टास्क क्या रहता है कि ये दुख जो हम लोग फील कर रहे हैं इसका ओरिजिन क्या है, किसके लिए ये, कहा क्या हो गया ऐसा जिसके लिए कि हम लोग दुख कर रहे हैं। ओके, और देयर इज ए वे टू गिव राइज टू दुख। ओके, और यहाँ इसी को वे ऑफ करने के लिए एक वेज है। और उसके साथ साथ पुट एन एंड टू द ओरिजिन ऑफ दुख। अगर हम लोग को मिल गया कि नहीं इसके कारण मेरे जिंदगी में दुख है, तो उसी को आप क्या कर सकते हैं कि बंद कर सकते हैं। ओके, द ओरिजिन ऑफ दुख इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट, द एक्सटेंशन ऑफ दुख। यहाँ क्या किया जाता है, द दुख, द एक्सपीरियंस, द एक्सटेंशन ऑफ दुख। ओके, कि जो दुख है उसका जो एक्सपीरियंस है वहां से दूर जाना चाहिए और डिस्टिंक्शन रहना चाहिए। इट इज पॉसिबल टू एंड दुख एंड कल्टिवेट पीस ऑफ एंजॉय। ओके, अगर आप दुख से बाहर जा पा रहे हैं, ओके, दुख का जो एक्सपीरियंस वहां से अगर थोड़ा सा डिफरेंस कर पा रहे हैं, तो आप का जिंदगी में दुख एंड हो जाएगा और जो पीस एंड जॉय है वो दिखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, द पाथ लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ दुख, टू प्रैक्टिस द एट फोल्ड पाथ। और हम लोग जो एट फोल्ड पाथ है जिसको कि हम लोग फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं, उसी को अगर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे जिंदगी में ये दुख जो है वो नहीं आएगा। देखिए, ये है एट फोल्ड पाथ, द राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ओके, ये है एट नोबेल ट्रूथ। एट जो हम लोग बोलते हैं क्या कि टू प्रैक्टिस एट फोल्ड पाथ, एट फोल्ड पाथ की ये दुख को निवारण करने के लिए ये 8 वे है। राइट व्यू और राइट, तो जिसको कि विस्डम्स के अंदर आ जाता है। पहले देखिए, लास्ट से हम लोग देखते हैं, ये पहले से राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, ये वर्चुअस कंडक्ट के ऊपर जाता है। कंसंट्रेशन का राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन के अंदर आ रहा है। राइट व्यू एंड राइट थॉट, ये विस्डम के अंदर आ रहा है। अगर हम लोग बुद्धा को देखिए तो यहाँ भी हमको 3 ज्वेल्स देखने के लिए मिलता है, बुद्ध, धर्म एंड संघ। हो गया, ये बुद्धा जो है क्या है कि एक एनलाइटेड वन, जिसको कि हम लोग मानते हैं गौतम बुद्ध, एक हिस्टोरिकल फिगर है और ये एक सोर्स ऑफ टीचिंग है बुद्धिज्म्स के लिए। धर्म का बात करें तो ये टीचिंग ऑफ बुद्ध, पाथ टू एनलाइटमेंट, स्क्रिप्चर और टेक्स्ट जहाँ की हम लोग को पढ़ाया जाता है। संघ जो कि एक कम्युनिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रैक्टिशनर और मोनास्टिक एंड लॉ मेंबर यहाँ रहते हैं और सपोर्ट एंड गाइडेंस स्टाफ भी रहते हैं। अगर हम लोग देखें तो त्रिपिटकम के बारे में बोलते हैं। जो त्रिपिटक कौन सा है, विनय, सुत्त एंड अभिधाम। हो गया, इसी के अंदर भी बहुत सारे हैं जिसका अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं, हमको सिर्फ याद रखना है बिना पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधाम पिटक। अगर हम लोग बुद्धिज्म का बात करें तो ये 2 तरह का देखने के लिए मिलता है, महायान बुद्धिज्म एंड हिनायन बुद्धिज्म। हिनायन को जब हम लोग देख रहे हैं तो ये लेसर इसी को व्हीकल माना जाता है, लेकिन महायान को ग्रेटर व्हीकल माना जाता है। ये जो हिनयान है, इसी यहाँ क्या रहता है कि इंडिविजुअल अलाइनमेंट देखने के लिए मिलता है, पर्सनल सेलिब्रेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन देखने के लिए मिलता है। और यहाँ जो बुद्ध जो है इनको ये लोग मानते हैं। और स्क्रिप्चर अगर हम लोग देखें तो जो पाली कैनन्स में ज़्यादा कर लिखे जाने वाला जो स्क्रिप्चर है इसको में यहाँ मानते हैं लोग। और ये लोग मोनास्टिक लाइफ में रहते हैं और मेडिटेशंस करते हैं, ओरिजिनल टीचिंग्स इनको प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हम देखें तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस में ये हिनयन्स बुद्धिज्म, जिसको हम लोग लेसर व्हीकल अब बुद्धिज्म बोलते हैं, ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन महायान बुद्धिज्म का बात करें तो ये ग्रेटर व्हीकल माना जाता है और ये बौद्धिस्ट पाथ जो है कलेक्टिव सेलिब्रेशन उसी के ऊपर बिलीव करते हैं। और एस्पिरेशन फॉर अलाइनमेंट फॉर ऑल पीक, इसी के ऊपर ये बिलीव करते हैं। नेक्स्ट, व्यू ऑफ बुद्ध जो है इसी के ऊपर ये लोग थोड़ा एम्फासाइज करते हैं और महायान सूत्र जो है इनका मेन स्क्रिप्चर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द एटफोल्ड नोबेल पाथ गिवन बाय बुद्ध, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ राइट नॉलेज।
right faith and right resolve, right thought and right concentration, right speech and right action and right living. So the answer of this question is option one, that is right faith and right resolve. ये जो है ये क्या है कि हमारा जो राइट नॉलेज इसी का एक फाउंडेशन है कि देखिए आप अगर हम हाँ ये वाला चीज को देखिए तो नॉलेज का जो है एक कौन कौन सा है राइट व्यू एंड राइट थॉट, ये जो है क्या है कि इसी का जो हमारा मेन एस्पेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखिए व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसफी would favor the statements in both pain and pleasure are the wealth of man, they are they are his good teacher. हो गया idealism, naturalism, pragmatism, existentialism. So the answer of this question is option D, that is option 4, that is existentialism, the answer of this question. अगर हम लोग देखें तो कैरेक्टरिस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक और इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और इनका जो की फिगर, तो आइडियलिज्म्स का जो आता है, आइडियलिज्म्स प्राइमरीली बिलीव करता है मेंटल कंस्ट्रक्ट के ऊपर, आइडियाज बिलीफ एंड वैल्यूज के ऊपर एम्फसाइज करता है और जी माइंड एंड स्पिरिट के ऊपर फोकस करता है। और इनके हिसाब से नॉलेज इज डेरिवेटेड फ्रॉम द इंटेलेक्ट, वो इंटेलेक्ट से ही सारे के सारे नॉलेज आया है, ऐसे आइडियलिज्म बिलीव करता है और आइडियलिस्टिक फिलोसोफर बिलीव करता है। अगर इसी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का बात करें तो एजुकेशन शुड डेवलप मोरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस और कैपेबिलिटीज की। एजुकेशन क्या करना चाहिए कि जो चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, इसी के अंदर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज को एनहांस करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये क्लासिकल टेक्स्ट फिलोसफिकल इंक्वायरी के ऊपर ज़्यादातर एम्फसाइज करता है, इमैनुअल कांट, G.W. एफ हगेल्स, बर्केली, ये सारे के सारे इनका जो एक आइडेंटिकल्स और रिकॉग्नाइजेबल फिगर है। नेचुरलिज्म का बात करें तो ये फोकस करता है रियलिटी के ऊपर, जो कि नेचुरल लॉज के हिसाब से चल रहा है, एम्फासाइज करता है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के ऊपर एम्फासाइज करता है, जो सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन है उसको रिजेक्ट करता है, फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर फोकस करता है। अगर हम लोग इम्प्लीकेशन को देखिए तो एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की। एजुकेशन कैसे होना चाहिए? साइंटिफिक प्रिंसिपल के थ्रू होना चाहिए, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से जो बच्चा लर्न करना चाहिए। आई थिंक दिस इज pragmatism. यस यस हो गया। ये नेचुरलिज्म थोड़ा सा मैं गलती में लिख दिया हूँ, ये प्राग्मेटिज्म है। हो गया कि ये साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये प्राग्मेटिज्म से थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज करता है। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं ट्रूथ इज डिटरमाइंड बाय प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी प्राग्मेटिज्म है, एम्फसाइज एक्शन, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड डायनामिक। अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करना चाहिए, विलियम जेम्स, जॉन ड्यूए। हो गया ये सारे के सारे, लेकिन ये इसी को हम लोग नेचुरलिज्म में भी ले सकते हैं। ये जो चीज है ये भी नेचुरलिज्म का एस्पेक्ट है, नॉट प्राग्मेटिज्म। नेक्स्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के ऊपर फोकस करता है, फ्रीडम चॉइस के ऊपर फोकस करता है और एम्फसाइज करता है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी के ऊपर, एक्सप्लोर करता है जो मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है अलग अलग जगह में अलग अलग लोग के लिए, और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के ऊपर ही फोकस करता है और मानता है कि एजुकेशन जो है वो सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल ग्रोथ के लिए काम आना चाहिए और स्टूडेंट्स लोगों को जो क्वेश्चंस, नॉर्म्स एंड क्वेश्चनिंग करना चाहिए और जो उनका जो पाथ उनको खुद ड्रा करना चाहिए। जीन पॉल सर्टे, बीवर, फ्रिट्ज निश्चे, ये सारे के सारे एग्जिस्टेंशियलिज्म का की फिगर। नेक्स्ट आइडियलिज्म एजुकेशन फिलोसफी इज द description regarding man as an integral part of mind. The statement is related to Plato, Rush, Brevaker, Holmes. Answer of this question is option 4, that is home. Truth is not stable in life and logical desires are the principle of option idealism, realism, pragmatism, existentialism. So the answer of this question is option 3, that is pragmatism. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म को तो यहाँ यूटिलिटी, एक्सपीरियंस, चेंज एंड डिवोशन, इंटीग्रेशन, एक्शन हो गया। ये इंटीग्रेशन वाला प्रिंसिपल से पूछा गया है बहुत। अगर आप यूजीसी नेट का जब सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन। हो गया यूटिलिटी, एक्सपीरियंस, चेंज एंड रिवोल्यूशन, इंटीग्रेशन, एक्शन ओरिएंटेड, फेलिबिलिज्म,
कम्युनिटी एंड सोशल कंटेक्स्ट, रिलेटिविस्ट, ये सारे के सारे प्रैग्मेटिज्म का प्रिंसिपल। अगर हम लोग आइडियलिज्म का बात करें तो ये माइंड एंड सेल्फ के ऊपर एम्फसाइज करता है, फिर स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बोलता है, आइडियल्स के बारे में बोलता है, ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बोलता है। ओके, और उसके साथ साथ जो स्पिरिचुअल वैल्यू है उसके ऊपर बिलीव करने के लिए बोलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बोलता है, इंटेंजिबल वैल्यूज के बारे में बोलता है, नॉलेज एज यूनिवर्सल एस्पेक्ट को ये बिलीव करता है। ओके, रूल ऑफ इंट्यूशंस के ऊपर फोकस करता है, मोरल एंड स्पिरिचुअल परफेक्शन के बारे में बोलता है। अगर हम लोग रियलिज्म्स को देखें तो जो फिनोमिनल वर्ल्ड इज रियल ये मानकर चलता है, और इनके हिसाब से सेंसस जो है ये गेटवेज ऑफ लर्निंग करके भी लोग चलते हैं। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी इसी को बोला जाता है, और ये एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर एम्फसाइज करता है, प्रेजेंट्स लाइफ के ऊपर ध्यान देता है, जो चेंज है उसको एडाप्टेबिलिटी एडाप्ट करने के बारे में बोलता है, जो वैल्यूज है उसको हार्मोनाइज करने के बारे में बोलता है, रेगुलरिटी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बोलता है, प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ के बारे में बोलता है, और जो फिजिकल और मेंटल पावर्स का जो डेवलपमेंट है उसी को ऊपर एम्फसाइज करता है, और एक्विटेंस विथ नेचुरल नेचर एंड सोसाइटीज, वोकेशनल एजुकेशन, ये सारा किसी का जो प्रिंसिपल है वो है रियलिज्म का प्रिंसिपल है। अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म का प्रिंसिपल को देखिए तो एग्जिस्टेंस बेसिस एसेंस, फ्रीडम्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, द ऑब्जर्व्ड फेनोमेनोलॉजी, सब्जेक्टिविटी, एलिनेशन, चॉइस एंड कमिटमेंट। Okay, these are the principle of existentialism. Next, given below are two statements labeled as assertion and reason. Choose the correct answer from the code given below. Assertion: A. Social movement are purposeful and organized group that strive to work towards a common goal. Reason: social movement can advocate for a particular change. Answer of this question is option 2, that is both A and R are true, but R is not the right explanation of A. Again, assertion and reason. Emile Durkheim was marked as a greatest French sociologist. He gave importance to social function of education. Answer of this question is option 1, that is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Next questions match the column Indian thinker and respect in their respective book. महात्मा गांधी, अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। बुक का नाम द लाइफ डिवाइन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, भारत, वर्तमान भारत, द होम एंड द वर्ल्ड। ओके, so the answer of this question is option 1, that is Mahatma Gandhi is written the book by experiment with truth. We already know that this is the autobiography of Mahatma Gandhi. श्री अरविंदो ए लाइफ डिफाइन, इसको भी हमको पता है। स्वामी विवेकानंद भारतम वर्तमान भारत, इसको लिखे थे। रविंद्रनाथ टैगोर द होम एंड द वर्ल्ड। ओके, अगर हम लोग महात्मा गांधी का कुछ अलग बुक दिखे तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ऑटोबायोग्राफी है। हिंद स्वराज, जो कि इंडियन होम रूल्स लीग का टाइम में लिखा गया था, जिसको कि इंडियन होम रूल्स भी बोला जाता है, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। द लॉज एंड द लॉयर, की टू द हेल्थ, विलेज स्वराज टूवर्ड्स न्यू एजुकेशन, द भागवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, एथिकल रिलीजन, माई रिलीजन। ये सारे के सारे किसका कंट्रीब्यूशन है? गांधी का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट, रविंद्र का बात करें तो डिवाइन्स, द लाइफ डिवाइन्स, ऐसे ऑन द गीता, सावित्री, ए लेजेंड एंड सिंबल। ओके, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, hymns to the mystic fire, the secret of the Veda, the Upanishad, the foundation, Vande Mataram, Karma Yogini, essay divine and human, letter to yoga on himself। हो गया, ये रविंद्र का कंट्रीब्यूशन है। विवेकानंद का बात करें तो कंप्लीट वर्क ऑन विवेकानंद अगर हम देखें तो ये 9 वॉल्यूम में हमको देखने के लिए मिलता है। राजयोगो, जो कि 1896 में लिखे थे। कर्म योगो, जो कि योग ऑफ एक्शन जिसको बोल रहे हैं। मेडिटेशन एंड इट्स मेथड, ज्ञान योग। हो गया, ऐसे टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ, वेदांत द वॉइस ऑफ फ्रीडम, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा, लेक्चर ऑन भागवत गीता, inspired talk by Swami Vivekanand, letter of Swami Vivekanand, My India, the India Eternal, Power of the Mind, Chicago Address, My Master,
essential of Hinduism, living at the source, my idea of education, work and its secret, step to realization, to the youth of India, pearls of wisdom, women of India, life after death, the East and the West, religion of love. सो दिस आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद. अगर टागोर को हम देखिए तो गीतांजलि, द होम एंड द वर्ल्ड, द पोस्ट मास्टर, छोकरे पाली, गोरा, फायर फ्लाइज, द पोस्ट ऑफिस, नेशनलिज्म्स, द गार्डनर्स, स्टेरी पार्ट्स, मालांचा, चार अध्याय, द रिलीजियन ऑफ मैन, हेवन ऑफ ईस्ट, the heart of God, prayer of Rabindranath Tagore. Okay, these are some of the contribution of Rabindranath Tagore. Next question: social change is a continuous process, not related to time, not a universal process. A change an individual's life. One is true, two and third is true, second and fourth is true, 1, 2 and fourth is true. So the answer of this question is option 1, that is social change is a continuous process. सोशल चेंज जो है इसी को हम लोग बहुत ही सिग्निफिकेंस मानते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि अल्टरेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल सिंबल, नॉर्म्स एंड बिहेवियर विद इन ए सोसाइटी. एक सोसाइटी के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर है, कल्चरल सिंबल है, नॉर्म है, बिहेवियर है, उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस हमको देखने के लिए मिलता है. दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म एंड इज ड्राइवन बाय मल्टीपल फैक्टर. और ये जो चेंजेस है ये अलग अलग फॉर्म में हमको देखने के लिए मिलता है और अलग अलग फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करता है और इम्पैक्ट डालता है. और जो हमारा इकोनॉमिक प्रोसेस है, सोशल मूवमेंट है, पॉलिटिकल एक्शन है, डेमोग्राफिक शिफ्ट है, ये सब कुछ वो जो सोशल चेंज के लिए और उसका कारण भी ये बन रहा है. अगर हम लोग थ्योरीज का बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. तो इवोल्यूशनरी, कॉन्फ्लिक्ट, साइक्लिकल और फंक्शनलिस्ट थ्योरी, इसको ज़्यादातर एम्फसाइज किया जाता है. इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है ऑगस्ट कम्टे, लुइस हेनरी मॉर्गन, हर्बर्ट स्पेंसर, ये इवोल्यूशनरी थ्योरी का सपोर्टर है. हो गया. कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का बात करें तो कार्ल मार्क्स, लुइस कोजर, राल्फ. हो गया. साइक्लिकल थ्योरी का बात करें तो स्प्रेंगलर, आर्नोल्ड जे, टोनबी, सोरकिन. हो गया. फंक्शनलिस्ट का बात करें तो पार्सन और अगबन जो है इसका ये सपोर्टर है. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवोल्यूशनरी थ्योरी का सपोर्टर कौन है. ओके, तो इसको याद रखना चाहिए. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये सोशल चेंज का जो प्रोसेस है वो पहले आता है सोशल नॉर्म्स, जिसी को थेसिस मानते हैं. उसके बाद उसी को अपोज किया जाता है कुछ फोर्स, जिसी को एंटीथेसिस बोला जाता है. उसके बाद ये दोनों के अंदर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. उसके बाद सिंथेसिस किया जाता है, जो बेस्ट ऑफ थेसिस एंड एंटीथेसिस. जो थेसिस जो है उनका बेस्ट एस्पेक्ट और एंटीथेसिस का बेस्ट एस्पेक्ट को लिया जाता है. उसके बाद सोसाइटी में चेंजेस किया जाता है. अगर हम लोग देखिए फैक्टर को सोशल चेंज का, तो एजुकेशन, लेजिस्लेशन, लॉज, साइकोलॉजिकल वॉर, कल्चरल फैक्टर, आइडियोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर, ये ऐसे बहुत सारे हमको फैक्टर देखने के लिए मिल जाएगा. और ये क्या कर रहा है कि इफेक्ट कर रहा है सोशल चेंज को. नेक्स्ट अगर हम देखिए टाइप्स ऑफ सोशल चेंज, तो डेमोग्राफिक चेंज, सोशल मूवमेंट, कस्टम, कंज्यूमरिज्म, रिलीजियंस, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एडवांटेजेस, एनवायरमेंटल फैक्टर. ओके, ये सारे के सारे एक तरह का सोशल चेंज का फैक्टर है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टैगोर एजुकेशन सिस्टम बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए चाइल्ड लर्न्स इफेक्टिवली डिबेट एंड डिस्कशन, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, dance, drama and music, traveling and interacting with nature. So the answer of this question is option 2, that is 1, 3, 4. It means debate and discussion, dance, drama and music, or traveling and interacting with nature. Okay, match the column. National Policy on Education, National Knowledge Commission, National Curriculum Framework, YesPAL Committee Report, 2009, 5, 1986, 2007. Match the column. So the answer of this question is option 2, that is National Policy on Education. ये कब आया था? 1986 में आया था. उससे पहले और एक पॉलिसी आया था जो कि 68, और 1986 पॉलिसी को
92 में रिवाइज किया गया था। और उसके बाद अभी जो 2020 में क्या आया है कि सबसे लेटेस्ट पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी आया है। नेक्स्ट नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसको कि बनाया गया था कब कि 2007 में। नेक्स्ट नेशनल नॉलेज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 2005 में देखने के लिए मिलेगा, हो गया। और NCFT का बात करें तो 2009 में देखने के लिए मिलेगा। यशपाल कमेटी रिपोर्ट, जो कि 2009 में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम लोग देखिए कि इंडियन हिस्ट्री में कुछ कमीशन कमेटी रिपोर्ट के बारे में, तो सबसे पहले हमारा दिमाग में आता है हंटर कमीशन, जो कि 1882 में आया था और विलियम हंटर इनका चेयरमैन थे। और ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इंडिया में कैसे वो एक्सपेंशन हो पाएगा उसी के ऊपर एम्फसाइज किया था। उसके बाद मिचेल सेडलर के लीडरशिप में सेडलर कमीशन आया था 1917 से टू लेकर 1919 तक। और ये रेकमेंड दिया था कि जो यूनिवर्सिटी है, ओके, उसी के ऊपर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर ये ज़्यादातर एम्फसाइज किया था। और वो सेकेंडरी एजुकेशन के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रहना चाहिए उसके ऊपर ये एम्फसाइज किया था। वारदा स्कीम, जो कि 1937 में महात्मा गांधी जी इसका चेयरमैन थे, उसी का देखने के लिए मिले था, जहाँ की नई तालीम बेसिक एजुकेशन, इसी को नई तालीम भी बोला जा रहा था, ओके, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके वो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था। नेक्स्ट राधाकृष्णन कमीशन, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट इंडियन कमीशन माना जाता है, 1948-49 में इसको देखने के लिए मिला था। और ये जो कमीशन है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में किस तरह से रिफॉर्म्स लिया जाएगा उसी के ऊपर एम्फसाइज किया था। नेक्स्ट मुदालियर कमीशन 1952-53 में AL मुदालियर के लीडरशिप में आया था। और ये सेकेंडरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर और करिकुलम्स के लिए कुछ के ऊपर फोकस किया था। कोठारी कमीशन, जो कि बहुत फेमस कमीशन है, जहाँ जिसको कि हर एक जगह में पूछा जा रहा है। 1964-66 से ये 66 तक ये देखने के लिए मिला था और उस टाइम ये आया था। और ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के लिए क्या किया था कि रिकमेंडेशन किया था, बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया था। नेक्स्ट NPE 1968, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी 3 लैंग्वेज फार्मूला करिकुलम बेस्ड ऑन कोठारी रिकमेंडेशन, ये सब कुछ देखने के लिए ये NPE में मिला था। नेक्स्ट NPE आया था 1986, यूनिवर्सल एक्सेस, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन अंडर राजीव गांधी कमेंट, ये सब चीज़ देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट आचार्य राममूर्ति रिव्यू कमेटी, जो कि 1990 में आया था और जिसको 1986 को क्या किया था कि रिव्यू किया था और 1992 में कुछ रिकमेंडेशन फिर दिया था। यशपाल कमेटी, जो कि प्रोफेसर यशपाल के अंडर में बनाया गया था 1993 में, जो कि लर्निंग विदाउट बर्डन्स जिस पहले जो रिपोर्ट का नाम था, ओके, जो बर्डन है स्कूल करिकुलम का उसी को रिड्यूस करने के लिए ये कमेटी बना था। नेक्स्ट NCF, जिसको भी यशपाल कमेटी, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा दो कमीशन, एक जो कमेटी दो चीज़ वो यशपाल प्रोफेसर यशपाल के अंडर में आया था, वो है एक यशपाल कमेटी जिसको लर्निंग रिड्यूसिंग बर्डन्स के ऊपर लिखा था, और एक NCF जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज किया था, और एक आया था हायर एजुकेशन को लेकर, उसका थोड़ा याद नहीं आ रहा है तो उसको भी पूछा जाता है। नेक्स्ट साम पित्रोदा, जो कि 1905-9 के अंदर एक कमीशन बनाया गया था, नेशनल नॉलेज कमीशन जिसको बोला जाता है, ओके, नॉलेज बेस्ड ऑन सोसाइटी एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इसी के ऊपर ये एम्फसाइज किया था। और RT आप लोग को पता है 2009 में आया था, लेकिन 2010 अप्रैल से ये लागू हुआ था, जो कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है 6 to 14 ईयर ऑफ चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु वॉच द चेयरपर्सन ऑफ रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो अभी तो हम लोग शायद डिस्कशन कर चुके हैं। ऑप्शन जनार्दन रेड्डी, आचार्य राममूर्ति, YN चतुर्वेदी और चित्रा नायक। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज आचार्य राममूर्ति। Vocationalization of education in India was first recommended by NEP 2020, NPE 1986, University Education Commission, Mudaliar Commission. So the answer of this question is option 4, that is Mudaliar Commission. Mudaliar Commission इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था, जो कि एम्फासाइज किया था, रेकमेंड किया था कि वोकेशनल एजुकेशन को, ओके। नेक्स्ट एसेशन एंड रीजन, एजुकेशनल पॉलिसी कंसिस्ट द प्रिंसिपल एंड गवर्नमेंटल पॉलिसीज in an educational sphere. Educational policies seek to answer the question about the purpose of education. So, option 3, that is A is true and but R is false. Learning without burden is one of the major recommendation of Justice Verma Committee, Yashpal Committee, Kothari Commission,
मोदलियर कमीशन. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज यशपाल कमेटी, जिसको कि हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्कशन कर चुके हैं. कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच, सोशल डिमांड अप्रोच, both 1 and 2, human capital approach. So the answer of this question is rate of return approach. cost effective approach को हम लोग क्या बोलते हैं कि rate of return approach भी हम लोग मानते हैं. Next, fear group socialize children toward politics because fear group have the most impact when they get involved with political discussion and activities. So the answer of this question is option 3, that is A is true but R is false. Which one of the following is not the indicator of national development? Population growth index, gross domestic product, per capita income, human development index. तो इसका जो आंसर है वो क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ इंडेक्स जो है ये नेशनल डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर नहीं है, लेकिन जीडीपी, पीसीआई और एचडीआई जो है ये सारे के सारे नेशनल डेवलपमेंट का एक तरह का इंडिकेटर है. नेक्स्ट, मैच द कॉलम, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन, generation of policy option, evaluating of policy option, making the policy decision. List 2, opinion on maximum member of committee, affordability, incremental mode, political context. तो एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से रिलेटेड है. जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन, इंक्रीमेंटल मोड, इवेल्युएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन, एफोर्डेबिलिटी, मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन, opinions of maximum member of committee. Which one of the following is not the determinant of educational policy? Society, culture, economy, climate condition. Answer of this question is option 3, that is climate condition. Identify the principle of human development from the following and choose the correct option. It is continuous, it is sequential, it is reversible, it is unpredictable. 1 and 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So the answer of this question is 1 and 2. Okay, it is continuous and it is sequential. Mental health refers to the well-being of which of the following? Emotional, physical, social, psychological. Option 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 4. So the answer of this question is 1, 4. That is emotional and psychological. ये जो है ये क्या है कि इसी को हम लोग इमोशनल वेलबींग मानते हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वन व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल. ऑप्शन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल सप्रेशन एंड सोशल कंट्रोल, रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, दैट इज इमोशनल सप्रेशन एंड सोशल कंट्रोल. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. Incubation, preparation, verification, elimination, preparation, incubation, elimination, verification, elimination, incubation, preparation, verification, preparation, elimination, incubation, verification. So the answer of this question is option 2, that is preparation, incubation, elimination, verification. This is the correct or absolute sequence of problem solving. Next, which among the following is true about social learning theory? Option, it suggests that learning is a passive listening process. It emphasizes the importance of inner instinct in behavioral learning. It shows the role of observing and imitating other. It focuses internal mental process. So the answer of this question is option 3, that is it shows cases the role of observing and imitating other.